हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लॉलिक स्टडी में। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी। इसमें हम पुलिस रिमांड, जुडिशियल रिमांड और डिफ़ॉल्ट बेल भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को पहली बार एक्सेस कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। गाइस, सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी ये प्रोवाइड करता है कि जब इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स के अंदर अंदर कंप्लीट नहीं हो सकता है, नहीं हो पाता है, तो पुलिस ऑफिसर अगर इन्वेस्टिगेशन में अक्यूज अरेस्टेड पर्सन की ज़रूरत होती है, उसको डिटेन करना ज़रूरी होता है, तो वो पुलिस रिमांड या जुडिशियल रिमांड लेकर इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और अक्यूज पर्सन को अरेस्ट करके डिटेन करके रखा जा सकता है। तो चलिए 167 सबसेक्शन 1 को रीड करते हैं। 167 सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि whenever any person is arrested and detained in custody and it appears that the investigation cannot be completed within the period of 24 hours which is fixed by section 57। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 57 को एक बार देख लेते हैं कि सेक्शन 57 क्या बोलता है। कि सेक्शन 57 ये बोलता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को जिसको अरेस्ट करा गया है बिना वारंट के, उसको 24 आवर्स से ज़्यादा के टाइम पीरियड के लिए डिटेन करके नहीं रखा जा सकता है जब तक कि इसके लिए स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 167 नहीं ले लिया गया हो। मतलब एक रिमांड जो 167 में प्रोविज़न है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये रिमांड जुडिशियल मजिस्ट्रेट से लेना ज़रूरी होता है, तभी आप 24 आवर्स से ज़्यादा के लिए पुलिस ऑफिसर डिटेन करके रख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। 24 आवर्स के बियॉन्ड अगर ज़रूरत होती है तो कैसे रिमांड ली जा सकती है, ये बताता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, देयर आर ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द अक्यूजेशन और इन्फॉर्मेशन इज़ वेल फाउंडेड। ये दूसरी बात है। इसके साथ साथ ये होना भी ज़रूरी है कि अक्यूजेशन और इन्फॉर्मेशन वेल फाउंडेड होना चाहिए, और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन, अगर वो जो अदर पुलिस ऑफिसर है, इफ़ ही इज़ नॉट द बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, वो इन दोनों में से कोई भी उस अक्यूज पर्सन को और डायरी जिसमें उस केस की एंट्रीज करी गई हैं उसकी एक कॉपी दोनों को ट्रांसमिट करेंगे। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि जो डायरी में एंट्रीज करी गई हैं उसकी कॉपी और उस अक्यूज पर्सन दोनों को नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ट्रांसमिट करना ज़रूरी होता है। तो जो 167 सबसेक्शन 1 में जो बातें बोली, एक बार इसको फिर से हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें पर्सन को अरेस्टेड होना चाहिए, वो पर्सन डिटेन होना चाहिए कस्टडी में, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो सकता, ये भी होना चाहिए। और वहाँ पर ऐसे ग्राउंड्स हैं ये बिलीव करने के लिए जो एक्यूजेशन और इन्फॉर्मेशन है ये वेल फाउंडेड है। तो ये कंडीशंस फुलफिल होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ ये मैंडेटरी है एसएचओ को या पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अगर वो एसआई से बिलो रैंक का नहीं है तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को आपको एक कॉपी जो डायरी की एंट्रीज़ हैं उसकी कॉपी और अक्यूज़ को फॉरवर्ड करना मजिस्ट्रेट को ज़रूरी है। अब आते हैं सबसेक्शन 2 पर। सबसेक्शन 2 ये बताता है कि जिस भी मजिस्ट्रेट को अक्यूज़ को फॉरवर्ड करा गया है, अक्यूज़ पर्सन को फॉरवर्ड करा गया है, चाहे उसके पास जुरिसडिक्शन है या नहीं है, वेदर ही हैज़ और हैज़ नॉट जुरिसडिक्शन टू ट्राई द केस, वो टाइम टू टाइम
डिटेंशन ऑफ अक्यूज पर्सन इन द कस्टडी एज द मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट, जो भी उसको सही लगता है, फॉर अ टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 डेज इन होल। तो जो मजिस्ट्रेट है जिसके पास फॉरवर्ड करा गया है, पहली चीज़ उसके पास जुरिसडिक्शन है केस को ट्राई करने के लिए या नहीं है, डजेंट मैटर। और वो मजिस्ट्रेट नॉट एक्सीडिंग 15 डेज इन दी होल, इतने टाइम पीरियड की कस्टडी पुलिस कस्टडी में दे सकता है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही 15 डेज़ की कस्टडी दी जाए, 2 डेज़ 3 डेज़ एंड देन 5 डेज़ ऐसे करके भी कस्टडी दी जा सकती है। बट इन दी होल ये 15 डेज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर ये पुलिस कस्टडी है। अब एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि फ़र्दर डिटेंशन अननेसेसरी है, फ़र्दर डिटेंशन देना ज़रूरी नहीं है, और उसके पास जुरिसडिक्शन नहीं है केस को ट्राई करने का या उसको कमिट करने का ट्रायल के लिए, तो वो ऑर्डर कर सकता है कि जो अक्यूज़ है वो जिस मजिस्ट्रेट के पास उस केस को ट्राई करने का जुरिसडिक्शन है उसको फॉरवर्ड कर दिया जाए। ओके, तो आई होप आपको सबसेक्शन 2 समझ आया होगा। अब आते हैं प्रोविज़ो पर जो सबसेक्शन 2 का है। सबसेक्शन 2 ये प्रोवाइड करता है, प्रोविज़ो 2 सबसेक्शन 2 ये प्रोवाइड करता है कि जो मजिस्ट्रेट है वो डिटेंशन को ऑथराइज़ कर सकता है जो अदरवाइज देन इन कस्टडी ऑफ पुलिस होगी बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज़। तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि जो कस्टडी ऑफ पुलिस है, जो पुलिस रिमांड है, इसी टाइम पीरियड को पुलिस रिमांड बोला जाता है जो मैक्सिमम 15 डेज़ की हो सकती है। तो इसके बियॉन्ड अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट रिमांड देता है तो वो 15 डेज़ के बाद जो भी रिमांड दी जाएगी, जो भी कस्टडी दी जाएगी, वो जुडिशल कस्टडी हो सकती है, पुलिस कस्टडी नहीं हो सकती है। तो उस जुडिशल कस्टडी को देने के लिए वहाँ पर एडिक्वेट ग्राउंड्स होना ज़रूरी है, और कोई भी मजिस्ट्रेट ऐसे टाइम पीरियड से ज़्यादा के लिए डिटेंशन को ऑथराइज नहीं करेगा जो 1 और 2 जो पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं इससे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर 2 ही टाइम पीरियड दिए हैं जो 15 डेज़ के आगे जब जुडिशल रिमांड होगी तो 15 डेज़ को मिलाकर जो फर्दर रिमांड दी जा सकती है वो मैक्सिमम 90 डेज़ होगी, विच मीन्स कि 15 + 75। अंडरस्टूड। तो अगर ऐसा कोई केस है, इन्वेस्टिगेशन ऐसे ऑफेंस से रिलेटेड है जहाँ पर उसकी पनिशमेंट डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर्स है, तो ऐसे केसेस में 90 डेज़ की रिमांड हो सकती है। बट द पॉइंट टू रिमेंबर इज़ दैट कि 15 डेज़ जो है, अगर यहाँ पर पुलिस रिमांड दी गई है 15 डेज़ की, तो अगर मैक्सिमम आगे रिमांड दी जाती है तो जुडिशल कस्टडी में जो दी जाएगी वो मैक्सिमम 75 डेज़ की दी जा सकती है, मतलब टोटल 90 डेज़। अंडरस्टूड। और ऐसे मैटर्स जो इस केस के अलावा हैं उन केसेस में 60 डेज़ की रिमांड दी जाएगी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यहाँ आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि पुलिस रिमांड और जुडिशल रिमांड क्या होते हैं, बट फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि पुलिस रिमांड ऐसी रिमांड होती है जहाँ पर ऑथराइजेशन ऑफ डिटेंशन ऑफ अक्यूज अंडर द कस्टडी ऑफ पुलिस होती है, मतलब डिटेंशन इन पुलिस लॉकअप होता है जो कि मैक्सिमम 15 डेज़ के लिए दी जा सकती है। ऑन द अदर हैंड जुडिशल रिमांड ऑथराइजेशन ऑफ डिटेंशन होता है अंडर जुडिशल कस्टडी, जो जेल में रखा जाता है। जब जुडिशल रिमांड दी जाती है तो जो अक्यूज पर्सन है उसको जेल में रखा जाता है। और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो जुडिशल रिमांड है वो 15 डेज़ के बाद के पीरियड के लिए, अगर वैसे तो
जुडिशल रिमांड शुरू से भी जुडिशल रिमांड दी जा सकती है कि 15 डेज़ की जो पुलिस रिमांड है मैक्सिमम, अगर वो 7 दिन की दी जाती है फॉर एग्जांपल, तो 7 दिन के बाद हो सकता है कि मजिस्ट्रेट, जुडिशल मजिस्ट्रेट उसको पुलिस रिमांड से जुडिशल रिमांड में रखा जाए। मतलब 7 दिन की अगर पुलिस रिमांड है तो आने वाले जो बाकी का टाइम है जो मैक्सिमम 60 या 90 हो सकता है, उसमें जुडिशल रिमांड को अलाउ करें। तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मैक्सिमम जो रिमांड हो सकती है वो 90 और 60 हो सकती है। अब इसमें अगर पुलिस रिमांड को देखा जाए तो मैक्सिमम 15 डेज़ हो सकती है। तो बाकी का जो पीरियड होगा, अगर टोटल पूरा 90 डेज़ का रिमांड रखा जाता है या 60 का रखा जाता है एज द केस में भी, तो मैक्सिमम 90 डेज़ का होगा या 60 डेज़ का होगा, इंक्लूसिव ऑफ दोज 15 डेज़। 15 डेज़ को मिलाकर होना चाहिए टोटल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात आती है डिफ़ॉल्ट बेल की। तो डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में आप अगर जानते होंगे तो डिफ़ॉल्ट बेल एक बेल का राइट होता है। वो तब अराइज होता है जब 167 में जो 90 डेज़ और 60 डेज़ का रिमांड पीरियड है वो एंड हो जाता है। मतलब जो 90 डेज़ और 60 डेज़ का जो टाइम पीरियड है उसके ख़त्म होने पर अक्यूज पर्सन के पास बेल का राइट अराइज हो जाता है। मतलब यहाँ पर कोर्ट को मैंडेटरी होगा मजिस्ट्रेट को बेल पर अक्यूज पर्सन को छोड़ना। बट पॉइंट इज़ दैट कि इफ़ ही इज़ प्रिपेयर्ड, यहाँ पर ये समझना होगा कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 1 भी ये बोलती है कि अगर ये 90 और 60 डेज़ का टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद अक्यूज पर्सन इज़ प्रिपेयर्ड टू फर्निश बेल, ओके, एंड एवरी पर्सन रिलीज ऑन बेल अंडर दिस सबसेक्शन, यहाँ पर जो भी रिलीज़ करा जाएगा वो चैप्टर 33 में बेल पर रिलीज़ माना जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट ये है, पूरा यहाँ पर यही कंक्लूज़न निकल रहा है कि 90 और 60 डेज़ के बाद एक मैंडेटरी बेल का राइट अराइज होता है जहाँ पर मजिस्ट्रेट बेल देने से मना नहीं कर सकता, और बेल तभी दी जाएगी जब वहाँ पर वो अक्यूज पर्सन प्रिपेयर हो बेल फर्निश करने के लिए। मतलब आपको एप्लीकेशन करना है, बिना एप्लीकेशन के अक्यूज पर्सन को बेल नहीं दी जाएगी। मतलब कोर्ट खुद से बेल नहीं देगी आपको, आपको एप्लीकेशन करनी होगी तभी जाके आपको बेल मिलेगी। अदरवाइज़ वो पर्सन को कस्टडी में ही रखा जाएगा अगर वो बेल फर्निश नहीं करता है। ये सबसे एक्सप्लेनेशन 1 बोलता है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रोविज़ो के क्लॉज बी में ये दिया गया है कि कोई भी मजिस्ट्रेट डिटेंशन को ऑथराइज नहीं करेगा इन द कस्टडी ऑफ पुलिस अंडर दिस सेक्शन अनलेस द अक्यूज इज प्रोड्यूस बिफोर हिम in person for the first time and subsequently every time till the accused remains in the custody of police। तो यहाँ पे जो बी क्लॉज है प्रोविज़ो का ये कह रहा है कि अगर पुलिस कस्टडी में डिटेंशन को ऑथराइज़ करा जाता है तो हर टाइम, जैसे 15 डेज़ में 2-3 बार पुलिस रिमांड दी गई है, जैसे वेरी फर्स्ट टाइम 2 डेज़ दी, फिर 3 डेज़ दी, फिर 5 डेज़ दी, तो हर बार उस अक्यूज पर्सन को प्रेजेंट होना ज़रूरी, उसको प्रोड्यूस करना ज़रूरी होगा पुलिस ऑफिसर को, तभी वहाँ पर मजिस्ट्रेट डिटेंशन ऑथराइज़ कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता है। बट पॉइंट टू नोट इज़ दैट कि मजिस्ट्रेट में एक्सटेंड फर्दर डिटेंशन इन जुडिशल कस्टडी। जुडिशल कस्टडी पर जो फर्दर डिटेंशन होगी वो या तो अक्यूज पर्सन इन पर्सन प्रेजेंट हो, पर्सनली प्रेजेंट हो, या थ्रू द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज भी हो सकता है। तो जुडिशल कस्टडी में 2 मोड्स हो सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होने के, या तो इन पर्सन हो या इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के थ्रू भी हो सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कि एक्सप्लेनेशन 2 में जो बात लिखी है 167 के एक्सप्लेनेशन 2 है जो, वहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रूफ ऑफ अटेंडेंस है वो कैसे हो सकता है। मतलब आप कैसे प्रूफ करोगे कि कोई भी अक्यूज पर्सन को प्रोड्यूस करा गया था एट द टाइम ऑफ रिमांड। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है तो
क्या कोई अक्यूज पर्सन प्रोड्यूस हुआ था बिफोर द मजिस्ट्रेट, जो पैराग्राफ बी में पूछा गया है, तो उसको प्रूव उसके सिग्नेचर के थ्रू करा जा सकता है, जो उसने ऑर्डर में करे होंगे, जो डिटेंशन को ऑथराइज करने वाला ऑर्डर है। जो ऑर्डर मजिस्ट्रेट पास करता है कि ये डिटेंशन को ऑथराइज करने वाला ऑर्डर है, उस ऑर्डर के थ्रू, उस ऑर्डर में जो सिग्नेचर करे हैं उसके थ्रू ये प्रूव करा जा सकता है कि वो अक्यूज पर्सन प्रेजेंट था, प्रोड्यूस करा गया था उसको। और अगर वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के थ्रू उसका प्रोडक्शन हुआ है, तो जो सर्टिफाइड ऑर्डर है मजिस्ट्रेट का, वो उसको उसके प्रोडक्शन का प्रूफ माना जाएगा। आगे प्रोविज़ो का क्लॉज सी ये बोलता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है, अगर वो हाई कोर्ट के द्वारा स्पेशली एम्पावर्ड नहीं है, तो वो इन दी कस्टडी ऑफ पुलिस रिमांड नहीं दे सकता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो देयर इज़ ओनली प्रोविज़न दैट इन दी कस्टडी ऑफ पुलिस, मतलब यहाँ पर इन दी जुडिशल कस्टडी नहीं है। तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को बार किया गया है, तो वो इन दी कस्टडी ऑफ पुलिस को ही किया गया है। ओके, जुडिशल कस्टडी को बार नहीं किया गया है। बात आती है रिमांड ऑफ अ वुमेन की। तो अगर कोई भी वुमेन 18 साल से उम्र की वुमेन है, 18 से कम की है, तो ऐसे वुमेन को डिटेंशन में सिर्फ और सिर्फ रिमांड होम या रिकग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन में ही रखा जा सकता है। ऑर्डिनरी कोर्स अप्लाई नहीं होगा अगर अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स है कोई वुमेन। अगर इससे ज़्यादा है तो जैसे ही ऑर्डिनरी कोर्स होता है, जैसे कस्टडी ऑथोराइज करी जाती है नॉर्मली, वैसे ही होगा। 18 से कम वाली वुमेन को रिमांड होम या रिकग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन में ही रखा जा सकता है। बात करते हैं सेक्शन 167 के सबसेक्शन 2 कैपिटल ए की, जो 1978 में इंसर्ट करा गया था। तो ये ऐड करा गया था इस कंडीशन को रिजॉल्व करने के लिए कि जब कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल ही नहीं है तो रिमांड किससे ली जाएगी और सेक्शन 57 की मैंडेट को कैसे पूरा करा जाएगा। तो ये सबसेक्शन 2 कैपिटल ए बताता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, तो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है या अदर ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो एसआई से नीचे के रैंक का नहीं होना चाहिए, वो एक जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं होता है तो वो नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, अक्यूज़ को और रिकॉर्ड को ट्रांसमिट कर सकता है। और ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वही होना चाहिए जिसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट की या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर्स को कन्फर करा गया है। तो पुलिस ऑफिसर सारा वैसा ही प्रोसीजर फॉलो करेगा कि कॉपी ऑफ द एंट्री जो डायरी में एंट्री करी गई हैं वो, और साथ ही साथ एट द सेम टाइम अक्यूज पर्सन को भी फॉरवर्ड करना होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जिसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर्स दी गई हैं। तो देयर अपॉन सच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, यहाँ पर रीजंस रिकॉर्ड करना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ज़रूरी है, और वो रीज़न रिकॉर्ड कर सकता है, और रीज़न रिकॉर्ड करके वो डिटेंशन को ऑथराइज़ करना है। यहाँ पर ये जो मे है ये डिस्क्रिशन डिटेंशन को ऑथराइज़ करने के लिए, ना कि रीजंस इन राइटिंग के डिस्क्रिशन के लिए है। विच मीन्स कि रीजंस तो रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, बट डिटेंशन उसके डिस्क्रिशन में है कि वो ऑथराइज़ करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मैक्सिमम 7 डेज़ के लिए ही कस्टडी को ऑथराइज़ कर सकता है, इससे ज़्यादा के लिए नहीं कर सकता है। आगे ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ डिटेंशन, जो 7 डेज़ का मैक्सिमम जो पीरियड डिटेंशन का ऑथराइज़ किया जा सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, उसकी एक्सपायरी पर अक्यूज पर्सन को बेल पे छोड़ा जाएगा, एक्सेप्ट
where an order for further detention of the accused person have been made by the magistrate competent to make such order। वैसे उस डिटेंशन के पूरे होने पर तो उसको बेल पे छोड़ना मैंडेटरी होगा, सिर्फ इस बात को छोड़कर कि अगर फर्दर डिटेंशन कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट द्वारा ऑथराइज़ किया जाता है, अगर फर्दर डिटेंशन कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देता है तब तो बेल पे नहीं छोड़ा जाएगा, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उस अक्यूज पर्सन को बेल पर छोड़ना मैंडेटरी होगा। वेयर एन ऑर्डर फॉर सच फर्दर डिटेंशन इज मेड, जहाँ पर ऑर्डर कर दिया गया है, द पीरियड ड्यूरिंग विच द अक्यूज पर्सन वॉज डिटेन इन कस्टडी अंडर द ऑर्डर मेड बाय एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट under this subsection shall be taken in account in computing the period specified in paragraph A of proviso to subsection 2। तो जो टाइम पीरियड जिसके लिए डिटेंशन ऑथराइज करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वो टाइम जो ऑर्डिनरीली जो रिमांड दी जाती है, जैसे 15 डेज़ और मैक्सिमम 90 और 60 डेज़ की जो टोटल रिमांड दी जाती है, उसमें ये अकाउंट में लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि जो 7 डेज़ की जो अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दी है वो उस पीरियड के 15, 90, 60 उसके अलग होती है, उसमें इंक्लूड होती है ये। आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड अफॉरसेड, वो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने जो पीरियड अथराइज़ करा है उसकी एक्सपायरी के पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को मैंडेटरीली नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड्स, जो केस के रिकॉर्ड्स हैं, टुगेदर विद द कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन द डायरी ट्रांसमिट करना मैंडेटरी होगा, जो केस से रिलेटेड है। जो ऑफिसर इंचार्ज एसएचओ ने या पुलिस ऑफिसर जो भी वहाँ पर रिमांड के लिए प्रेजेंट था, वो उसने जो रिकॉर्ड्स दिए थे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, उनकी कॉपीज़ ट्रांसमिट करना मैंडेटरी होगा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड अफॉरसेड, विच मीन्स कि जो रिमांड का पीरियड है उसकी एक्सपायरी के पहले पहुँचाना ज़रूरी होगा। आगे सेक्शन 167 सबसेक्शन 3 ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट जो डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस, विच मीन्स मैक्सिमम 50 डेज़ की जो कस्टडी होती है उसको ऑथराइज़ करता है, तो उसके रीजंस रिकॉर्ड करने ज़रूरी होंगे। कोई भी मजिस्ट्रेट ये डिटेंशन को ऑथराइज़ कर रहा है तो ये मैंडेटरी है कि वो रीजंस को रिकॉर्ड करेगा कि क्यों वो डिटेंशन, फर्दर डिटेंशन दे रहा है, ऑथराइज़ कर रहा है। तो यहाँ पे ये मैंडेटरी है सिर्फ इन द केस ऑफ, ओनली इन द केस ऑफ कस्टडी ऑफ द पुलिस, जब पुलिस कस्टडी दे रहे हैं तब ये मैंडेटरी होगा। सबसेक्शन 4 ये बताता है कि कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो सीजेएम नहीं है, सीजेएम के अलावा जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिमांड दे रहा है, डिटेंशन में दे रहा है, अक्यूज पर्सन को डिटेंशन रिमांड अलाउ कर रहा है, तो वो उसकी एक कॉपी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को विद हिज रीजंस ट्रांसमिट करेगा, फॉरवर्ड करेगा। सबसेक्शन 5 इस बात से डील करता है कि अगर कोई समन्स केस है और उसका इन्वेस्टिगेशन 6 मंथ्स के अंदर अंदर नहीं हुआ है, कंक्लूड नहीं हुआ है, जब से अक्यूज पर्सन को अरेस्ट करा गया है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक मैंडेटरी ऑर्डर करेगा। ये बिकॉज देयर इज़ अ प्रोविज़न दैट द मजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर, विच मीन्स यहाँ पे एक मैंडेटरीली यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को रोकने का ऑर्डर करना मजिस्ट्रेट के लिए ज़रूरी होगा ऐसे केसेस में जहाँ पर समन्स केस है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के द्वारा 6 महीने के अंदर अंदर पूरा नहीं हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट। तो यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट मैंडेटरीली उस इन्वेस्टिगेशन को रोकेगा unless the officer making the investigation satisfies the magistrate that special reasons and in the interest of justice continuation of the investigation beyond the period of 6 months is necessary। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर ये अगर स्पेशल रीजंस बताता है, देता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, सेटिस्फाई करता है कि यहाँ पे कंटिन्यूशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ज़रूरी है बियॉन्ड 6 मंथ्स, तो वहाँ पर हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन को रोकने का ऑर्डर ना किया जाए। आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 6
सबसेक्शन 5 के रिगार्डिंग ही है कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन को सबसेक्शन 5 में रोक देता है, तो सेशन जज अगर चाहे, अगर वो सेटिस्फाइड हो ऑन द एप्लीकेशन मेड टू हिम और अदरवाइज दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन द ऑफेंस ऑट टू बी मेड, यहाँ पे ज़रूरी है कि वो होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन फर्दर होना चाहिए, चाहे वो समन्स केस है 6 महीने से ज़्यादा भी होना चाहिए, तो वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को वैकेट कर सकते हैं अंडर सबसेक्शन 5 में जो किया गया है, एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ आई होंगी। अब हम आते हैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो 167 से रिलेटेड हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और कई बार हमारे मन में डाउट पैदा करते हैं कि क्या यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है। तो पहला क्वेश्चन है, वेदर अ मजिस्ट्रेट कैन ग्रांट डिफ़ॉल्ट बेल अंडर सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 इवन व्हेन द ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो जब कोई भी केस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो क्या ऐसे केसेस में भी मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिफ़ॉल्ट बेल ग्रांट कर सकता है? तो यस, कर सकता है। और ऐसी कुछ लोगों का कहना होता है, कुछ यहाँ पर डाउट होते हैं लोगों को कि नहीं, ऐसे केसेस में कोर्ट ऑफ सेशन ही कर सकता है। तो ये गलत प्रोपोजिशन है, ऐसा नहीं है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही वहाँ पर एज़ पर दी प्रोविज़न, अगर रिमांड, बिकॉज रिमांड से डील जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही करता है, तो इवन दो अगर सेशन कोर्ट के द्वारा ट्राइबल भी कोई केस है, तो उसमें भी डिफ़ॉल्ट बेल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑथराइज कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो माइंड में आता है कि सिंस what point of time the period of 60 or 90 days would be computed। तो ऐसा मतलब किस पॉइंट ऑफ टाइम से 60 और 90 डेज जो पीरियड है वो काउंट होना स्टार्ट होगा, मतलब कब से वो काउंट होना माना जाएगा, 60 और 90 डेज कब से काउंट होगा। और 24 आवर्स का जो टाइम पीरियड है, क्या वो 60 और 90 डेज में इंक्लूड होगा? तो ये दो क्वेश्चन है जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, तो मैंने इनको साथ में रखा है। तो जो 90 और 60 डेज़ का पीरियड है, इट वुड स्टार्ट टू रन फ्रॉम द डे ऑन विच द अक्यूज इज रिमांडेड टू कस्टडी बाय द मजिस्ट्रेट एट द फर्स्ट टाइम। तो जो वेरी फर्स्ट टाइम जुडिशियल मजिस्ट्रेट कस्टडी में रिमांड करता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कस्टडी में देता है, तो उस टाइम से ही 90 और 60 डेज़ का टाइम पीरियड काउंट होना स्टार्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 23 को अरेस्ट करा गया है और 24 घंटे बाद 24 को उसको रिमांड के लिए पेश करा गया है कि उस पर्सन को, तो 24 को अगर रिमांड मिलती है तो उसी 24 से ही एट द वेरी मोमेंट वहाँ पर 60 और 90 डेज़ एज द केस में भी वो टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। ये हेल्ड करा गया है चगंती सत्यनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में। आप इस जजमेंट को रेफ़र कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदर बेल ग्रांटेड अंडर सेक्शन 167(2) सबसेक्शन 2 इज लायबल टू बी कैंसल्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। तो क्या अगर बेल मिलने के बाद, डिफ़ॉल्ट बेल मिलने के बाद, चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चार्जशीट फाइल करी जाती है, तो क्या बेल कैंसिल हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है। इवन अगर चार्जशीट सब्सिक्वेंटली फाइल होती है तो इट विल नॉट अफेक्ट द ऑर्डर ऑफ बेल। यहाँ पर इस बेल के ऑर्डर पे कोई असर नहीं पड़ेगा और उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो जब तक कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी या इन्वेस्टिगेशन ये रिवील करता है कि अक्यूज हैज़ कमिटेड अ सीरियस ऑफेंस एंड चार्जशीट इज़ फाइल्ड, चार्जशीट फाइल्ड हो जाना चाहिए, और साथ ही साथ ये रिवील होता है इन्वेस्टिगेशन में कि उसी ने ही, उस अक्यूज पर्सन ने ही सीरियस ऑफेंस को कमिट किया है, तो बेल कैंसिल हो सकती है और उस अक्यूज पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। यू कैन रेफर टू जजमेंट रजनीकांत
जीवन लाल पटेल वर्सेस इंटेलिजेंस ऑफिसर। आप इस केस को रेफ़र कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड एंड चार्जशीट इज फाइल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ कस्टडी ऑफ 90 और 60 days, स्टिल द अक्यूज बी एंटाइटल्ड फॉर डिफ़ॉल्ट बेल। क्या ऐसे केस में भी अक्यूज़ अगर 90 और 60 डेज़ के पहले ही चार्जशीट फाइल हो जाती है तो अक्यूज़ का डिफ़ॉल्ट बेल का राइट तो अराइज होता ही नहीं है। तो ऐसे केस में बेल नहीं दी जाएगी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट बेल 90 और 60 डेज़ के पहले नहीं दी जा सकती है और चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद उसका राइट अराइज नहीं होता है। तो गाइस, वीडियो के लास्ट में मैंने सोचा था कि आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूंगा और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो क्वेश्चन ये है कि वेयर द punishment provided for an offense is imprisonment for a term which may extend to 10 years, then how long the accused could be remanded in custody, 60 days और 90 days? ये क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट्स आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।